पार्टनरशिप हमने स्टार्ट करना था आपके साथ। हाँ जी, तो बुक बस ओपन हो गई है। मैं स्क्रीन पर आपके शेयर कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये लीजिए। और पार्टनरशिप का पेज हम निकाल लें। ये है पेज नंबर 61 आई थिंक, राइट? 61 है, ये 64 पर चले गए हम लोग। थोड़ा जूम करें इसको। और विशाल आ गया है क्या बेटा? हाँ, अच्छा अच्छा, मुझे याद आया कि हमने पार्टनरशिप का मीनिंग, यानी पार्टनरशिप का मीनिंग डेफिनेशन कर लिया था। हमें फीचर्स से स्टार्ट करना था, ठीक है। मैं फीचर्स से स्टार्ट करूंगा। मुझे याद इसलिए आया, ये स्क्रीन देखकर याद आया कि मैंने अलग से लिखा था इसको। प्रिंस सेज ओके टू एवरीवन। ओके, मैं नहीं समझा प्रिंस की ओके का मतलब। क्या ओके किया प्रिंस ने? वो आपने एक बताया था ना क्वेश्चन, वो पहले था, एक बार देखना, उससे थोड़ा पहले होगा। क्या बेटा? एक वो क्वेश्चन था सर, मैं बुक लाता हूँ, 1 मिनट आप रुको। हाँ, बुक ले आओ, आप मुझे बता देना। बुक बता देना मुझे, बुक से आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो पूछ लेना। और बुक बुक की तैयारी के साथ बैठा करो। क्योंकि हमारा टाइम फिर खराब हो जाता है। चलिए, मैं फीचर्स के साथ स्टार्ट करता हूँ। विशाल आ जाएगा तो उसकी क्वेरी का हम जवाब दे देंगे, ठीक है। आइए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप की फीचर्स के बारे में। और फीचर्स भी शायद हमने स्टार्ट किए थे या नहीं किए थे, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी किए होंगे या किए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, तो फीचर्स की बात करें, सबसे पहले फॉर्मेशन की बात करें, तो हमने कहा है पार्टनरशिप जो है उसे फॉर्म करने के लिए आपको कोई कंप्लायंस एज सच नहीं करना होता। सिंपल आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। वो एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है, इन राइटिंग भी हो सकता है। अगर इन राइटिंग है तो पार्टनरशिप डीड कहलाएगा। अगर इन राइटिंग नहीं किया एग्रीमेंट तो वो क्या कहलाएगा जी? वो हेलो कहलाएगा, हाँ बेटा विशाल। सर, 61 पेज नंबर पे देखो, वो केस स्टडी दिया था ना आपने। 61 पे केस स्टडी, एक मिनट जी। 61 वाली केस स्टडी मुझे शायद दिख जाएगी, क्योंकि वो स्क्रीन पर है। हाँ जी, बताइए। उस पे सर वो थर्ड वाला पॉइंट है ना, वो देखो, उसमें ऐसे बोला था कर्ता के पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी है और बाकी दोनों के पास नहीं है, ऐसा क्यों? कर्ता की ही तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, को पार्टनर की तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, हमने पढ़ा है क्यों यहाँ सर? पे। हाँ बोलिए। क्यों, ऐसा क्यों है? ये लॉ में लिखा है, क्योंकि वो हेड है, बाकी लोग तो उसके अंडर काम करते हैं। संभालने वाला ना, कर्ता धर्ता वही है, सारा कंट्रोल मैनेजमेंट उसी के पास है, ठीक है। इसलिए उसी की लायबिलिटी अनलिमिटेड रखी गई है। बाकी का क्या डूब सकता है? जो उनका बिजनेस में हिस्सा है वो डूब सकता है, बट कर्ता की लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड है, क्योंकि कंट्रोल और मैनेजमेंट सारा उसी के हाथ में है। वो तो अगर हम रीजनिंग और लॉजिक के पीछे जाएं तो आप ये भी कह सकते हैं जो बाकी पार्टनर हैं जिन्हें हम, सॉरी, बाकी मेंबर्स हैं जिन्हें को पार्टनर्स कहते हैं हम लोग, वो तो डिसीजन मेकिंग में नहीं है। वो तो जो करता कहता है उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो बड़ा नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी करता लेगा, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होनी चाहिए हमें। हाँ सर। चलिए आगे चलें फिर हम यहाँ से। और आगे हमारे पास फॉर्मेशन की बात कर रहे थे पार्टनरशिप की हम, कि पार्टनरशिप की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो मैंने कहा पार्टनरशिप जो है वो गवर्न तो होती है। पार्टनरशिप बिजनेस कहाँ से गवर्न होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से, ठीक है। अब यहाँ पर कोई लीगल एग्रीमेंट होना इन राइटिंग जरूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है, ऑप्शनल है। आप एग्रीमेंट करें या नहीं करें, इन राइटिंग ऑरल एग्रीमेंट तो हो ही जाता है। ऑरल एग्रीमेंट जब हम दो लोग बात करते हैं, सहमत होते हैं किसी चीज पर, वो भी तो एग्रीमेंट है, ठीक है। हाँ, एग्रीमेंट अगर इन राइटिंग है तो पार्टनरशिप डीड बन जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट बात है
कि जो बिजनेस करेंगे वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल चीजों के लिए वो पार्टनरशिप अलाउड ही नहीं होती, ठीक है। और पार्टनरशिप का जो मोटिव होता है वो क्या है, प्रॉफिट अर्निंग होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखें फॉर्मेशन के बाद, तो फॉर्मेशन आपको समझ में आया फॉर्मेशन कैसे होता है। इसका फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, और पार्टनरशिप एक्ट कहता है जी उनके बीच में जो एग्रीमेंट है वो ऑरल भी हो सकता है और इन राइटिंग भी हो सकता है, दोनों में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करें लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, या नहीं बताया तो अब बता देते हैं कि जैसे सोल प्रोपराइटर था, जैसे करता था, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। यहाँ एचयूएफ में केवल कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी, यहाँ पे सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ऑल मेंबर्स, ठीक है जी। ऑल मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मीनिंग बार बार गो थ्रू नहीं करेंगे, एक बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। रिस्क बियरिंग की बात करें तो यहां पर रिस्क सभी लोग मिलकर बियर करते हैं, एज कंपेयर टू सोल प्रोपराइटर, वहां पे अकेले बियर करता था वो, यहाँ सब लोग मिलकर बियर करते हैं। उनकी रेशियो में जो हिस्सेदारी है उनकी बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर, उसी रेशियो में ये लॉस को बियर करते हैं, ठीक है। फर्म के अंदर जो एग्रीमेंट में उन्होंने हिस्सेदारी लिखी है वो, और कुछ भी नहीं कहा गया तो क्या होगा जी, इक्वल होगा, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं रेशियो तय हुई आपस में तो किस रेशियो में वो लॉस को या प्रॉफिट को बांटेंगे, इक्वल रेशियो में। डिसीजन मेकिंग की बात करें, मेरे ख्याल से ये हमने कर लिए थे, ऐसा मुझे याद आता है, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं। डिसीजन मेकिंग सभी लोग मैनेज कर, हमने 64 पेज नंबर पे वो फिफ्थ पॉइंट था ना, वहां छोड़ा था, वहां छोड़ा था, तो मैं इसे रिपीट नहीं करता, फिर आगे चलता हूँ, क्योंकि वैसे ही हमारे पास रिवीजन के लिए काफी चीजें हैं, ठीक है। हाँ मुझे याद मैंने आता है। सोचा था ये, फिर मैं सोचा सर पढ़ा रहे हैं अब बीच में क्या बोल। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ 64 पेज पर थे हमने इसके मेरिट्स कर लिए थे क्या, सीक्रेसी हाँ हो गया था, इसके डीमेरिट्स भी हमारे हो गए थे शायद, यहाँ तक तो हो गया था। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लैक ऑफ कंटिन्यूटी भी हमने किया था, लैक ऑफ लास्ट कम्युनिकेशन। पॉइंट ना सर, वो रिस्क ऑफ म्यूचुअल वो है। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का रिस्क तो है ही, ये हमने बात की थी आपके साथ कि यहाँ पर क्योंकि हम सभी पार्टनर एक दूसरे के एजेंट हैं, यानी कोई भी अगर काम करता है तो उससे बाकी सभी बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। बाकी सबको उस चीज को मानना पड़ेगा, तो अगर किसी ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे रिस्क आ गया तो वो रिस्क सभी को बियर करना पड़ेगा। और ये रिस्क क्यों आ रहा है, म्यूचुअल एजेंसी के कारण, क्योंकि सभी एक दूसरे के एजेंट हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एजेंट वाला रिलेशन है यहाँ, ठीक है। इसके बाद बात करें, हाँ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप से हमें यहाँ स्टार्ट करना है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करो तो ये काफी इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप्स हैं। पहले समझो, ये ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन दी गई है, ठीक है। इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ड्यूरेशन के हिसाब से, एट विल, इच्छा से। इच्छा से है तो क्या होगा, जब तक इच्छा करेगी जब तक पार्टनरशिप चलाएंगे, जहां मन नहीं किया साहब अब बंद कर दो, आज से हम ये बिजनेस नहीं करेंगे आपके साथ, तो हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप को बंद कर देंगे, ठीक है। सो इसका जो पीरियड है इनडेफिनेट है, पता नहीं है कब तक चलेगी, ठीक है। ये एग्जिस्ट करती है एट द विल ऑफ ऑल पार्टनर्स, और एंड कब होती है, व्हेन दे ऑल डिजायर्स टू डू सो, ठीक है। अगर इसका डिसोल्यूशन होना है, इसको खत्म करना है, तो कोई भी पार्टनर आए, एनी पार्टनर कैन गिव अ नोटिस ऑफ द डिसोल्यूशन, क्योंकि एक पार्टनर गया बिजनेस से तो पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो जाएगी, फिर नई पार्टनरशिप बनेगी रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में, वो जो करंट पार्टनरशिप थी वो खत्म हो जाएगी। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, यहाँ क्या होता है, जो पार्टनरशिप है वो एक फिक्स पीरियड के लिए हुई है, 5 साल 10 साल 3 साल 2 साल जो भी है, एक फिक्स पीरियड के लिए है, तो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बनाई जाती है पार्टनरशिप, ठीक है। इसीलिए इसका नाम भी क्या है, फिक्स पीरियड, ठीक है। और जैसे ही वो पीरियड खत्म होता है ये पार्टनरशिप भी टर्मिनेट हो जाएगी, ये पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप की बात करें तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है कुछ विशेष, कुछ स्पेशल काम को करने के लिए पार्टनरशिप की है, कि ये बिल्डिंग, ये ब्रिज, ये डैम हम दोनों मिलकर बनाएंगे, इन पार्टनरशिप बनाएंगे, तो वो जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा होता है, जैसे ही वो काम पूरा होता है, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। सो पर्टिकुलर पार्टनरशिप मींस रिलेटेड टू सम पर्टिकुलर थिंग,
किसी चीज के लिए की गई है पार्टनरशिप, ठीक है। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है ये। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिलेबस एक बार क्विकली गो थ्रू करना है, आपने पहले पढ़ रखे हैं पिछले टीचर के साथ ना, इसलिए हम गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या किया, ये जो है फॉर्म की जाती है ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर, किसी पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए की जाती है, और जैसे ही वो काम काम पूरा हो जाता है ये पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का एग्जाम्पल है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद देखें हम लोग, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ये जो क्लासिफिकेशन है, दूसरा क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं, लायबिलिटी के हिसाब से कि किसकी कितनी लायबिलिटी होगी या नहीं होगी। तो उस तरीके से अगर क्लासिफिकेशन करें तो कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। दो पार्टनरशिप्स हैं हमारे सामने, आइए देखें कौन कौन सी है। पहला है जनरल पार्टनरशिप, दूसरा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप यानी वो पार्टनरशिप जो कि हमारा एक्ट कहा गया, इसका नाम इन्होंने नहीं दिया, जो कि हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमने देखा था ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमने देखा 1932। इस एक्ट में के अंदर जो भी पार्टनरशिप गवर्न है ना, वो अनलिमिटेड पार्टनरशिप होती है, वहां पर लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। एक नई पार्टनरशिप और बनी है जिसका शॉर्ट में नाम है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये जो गवर्न होती है, ये पार्टनरशिप एक्ट आया है 2008, उसके अंडर गवर्न होती है। इसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब क्या है, जितना पैसा उन्होंने बिजनेस में लगा रखा है वही मैक्सिमम डूब सकता है, ठीक है। तो मैं ज्यादा इसे गो थ्रू नहीं करता, मुझे इंपॉर्टेंट बात यही बतानी थी आपको कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बाकी आप गो थ्रू कर सकते हैं। कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं एक्सप्लेन करूंगा। देख लीजिए एक बार, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो तो। चल सकते हैं आगे। तो ये एग्रीमेंट में लिखा रहता है किसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और लिमिटेड है। देखो, अगर हमने पार्टनरशिप की है इस एक्ट के अंडर तो लायबिलिटी अनलिमिटेड है, और इस एक्ट के अंदर की है पार्टनरशिप तो लिमिटेड है। सर तो कौन से पार्टनर की वो, इसमें लिखा है ना एक्सेप्ट वन पार्टनर इज लिमिटेड, तो सर एक पार्टनर किसकी वो अनलिमिटेड होगी फिर। कौन से में लिखा हुआ है? सर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एक्सेप्ट वन पार्टनर इज लिमिटेड। Partnership firm in which liability of all partners except one partner is limited to the extent of their share in a particular firm is known as limited liability। हाँ, वो लिखा जाएगा इस वाले में, वो लिखा होगा जो मेन पार्टनर होगा, ठीक है ना, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बट बाकियों की सबकी लिमिटेड होती है लायबिलिटी। आप इसे ही मान के चलते हैं यहाँ लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। वो लिखा होगा हाँ पहले से, मतलब एग्रीड होता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक की आप चूज कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, वो पहले से तय होता है। ओके सर, यस सर। चलिए, वो जब पार्टनरशिप फर्म बनेगी तभी हो जाएगा। अच्छा, तो ड्यूरेशन के बेसिस पे आपने देखा तीन है, इच्छा से एक पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी विशेष काम के लिए, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये हमने गो थ्रू कर लिए। देन टाइप्स ऑफ पार्टनर पर आए हम लोग कि पार्टनर्स किस किस टाइप के हो सकते हैं, यानी जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप बिजनेस है, उसमें किस किस टाइप के पार्टनर्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एक्टिव पार्टनर, नाम से ही समझ में आता है एक्टिव है, यानी ये पार्टनर एक्टिवली इन्वॉल्व होगा इन द बिजनेस, पार्टिसिपेट कर रहा होगा। सो ही पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या हो गया, ये हम जब भी बात कर रहे हैं, अच्छा एक बात और सुनना आप, जब भी मैं केवल पार्टनरशिप बोलता हूं ना, तो मैं बात कर रहा हूं हमारी पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाले एक्ट की, उसके अंदर की पार्टनरशिप्स हैं ये, ठीक है। हम LLP के बारे में बातें नहीं करेंगे। LLP का अगर जिक्र आएगा तो साफ साफ क्लियर मेंशन्ड होगा, अगर मेंशन्ड नहीं है तो हम नहीं कहेंगे कि वो हमारे पास लिमिटेड की बात कर रहे हैं, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, हमेशा हम अनलिमिटेड वाला यानी 1932 वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखें,
अब इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है और उसे शेयर इन प्रॉफिट या लॉस मिलता है बिजनेस में, ठीक है, एक्टिव पार्टनर को। इसके बाद देखिए अगर हम आगे, तो शायद ये पेज कट गया है मुझे ऐसा लगता है, या इतना ही था, जरा बुक में भी देख लूं एक बार में। ठीक है, इतना ही था, वो पेज ही वहां पे एंड हो रहा था। हाँ जी, नेक्स्ट है स्लीपिंग पार्टनर, जिसका बिजनेस में कोई रोल ही नहीं है, स्लीप कर रहा है, सो रहा है। वो तो भाई जो सो रहा है उसका कोई रोल थोड़ी ना होता है, वो तो सो रहा है चुपचाप, ठीक है। क्या होता है ये पार्टनर, ध्यान से समझिएगा। एक्टिव पार्टनर तो समझ में आ जाता है इजीली। नाउ हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, भाई सो रहा है, स्लीपिंग, डोरमेंट है, ठीक है, इनएक्टिव है। डोरमेंट इज इन अपोजिट ऑफ एक्टिव। डोरमेंट की बात करें ना तो इनएक्टिव जिसे कहते हैं, दैट इज डोरमेंट। तो वो पार्टिसिपेट नहीं करता मैनेजमेंट में, ठीक है। These partners are bound by the activity of other partners. ये अदर पार्टनर्स की एक्टिविटी से बाउंड जरूर होते हैं, ठीक है। उन्होंने जो काम किया है उनका जो इम्पैक्ट आएगा वो इन पर पड़ सकता है, ठीक है। दीज पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल, ये कैपिटल भी लगाते हैं और प्रॉफिट में हिस्सा भी लेते हैं। लायबिलिटी इज अगेन अनलिमिटेड। ये वो लोग हैं जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं और उनके बिहाफ पर काम कोई और करता है, ठीक है। जैसे एक्टिव पार्टनर काम करेगा, ये कहते हैं हम तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास समय नहीं है मैनेजमेंट बिजनेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये स्लीपिंग पार्टनर कहलाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं डोरमेंट पार्टनर कहलाएंगे। हर डिसीजन में से पूछे जाएंगे, मतलब कुछ डिसीजन होगा जब? डिसीजन ये डिपेंड करेगा उनके पार्टनरशिप में एग्रीमेंट क्या हुआ है, बट मैनेजमेंट में उनका कोई डिसीजन इन्वॉल्व नहीं होता। डिसीजन जहां पे क्रूशियल डिसीजन होते हैं कि पार्टनरशिप को खत्म करना है, कोई नया वेंचर, नया कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, इस बड़े डिसीजन में पूछा जाता है इनसे जरूर, अदरवाइज नहीं। इनका काम केवल पैसा लगाना है। तो जो रूटीन डिसीजन होते हैं ना, उनमें इनसे कुछ नहीं पूछा जाता कि बिजनेस कैसे चलेगा, किसको सैलरी देनी है, किसको रखना है नहीं रखना, एटसेट्रा एटसेट्रा। उन चीजों में इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। डे टू डे मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट चले जी, सीक्रेट पार्टनर। देखो नाम ही है सीक्रेट, मतलब छुपा हुआ है, ये छुप कर काम कर रहे हैं। बहुत लोग होते हैं ना, देखो हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हम पार्टनर तो हैं पर हमारा नाम इन पब्लिक नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सीक्रेट पार्टनर इज वन whose association or relation with the firm is not known to outsiders. बाहर वालों को उनके नाम के बारे में, उनका बिजनेस के साथ, पार्टनरशिप बिजनेस के साथ क्या रिलेशन है, ये बाहर वालों को नहीं पता होता। वो पैसा भी लगाते हैं, वो पार्टिसिपेट भी करते हैं, ठीक है, उनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, बट उनके बारे में बाहर वालों को नहीं पता होता कि ये बिजनेस में पार्टनर है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, स्लीपिंग पार्टनर, सॉरी स्लीपिंग पार्टनर कह रहा हूं, इन्हें बोला जाता है सीक्रेट पार्टनर, ठीक है जी। कुछ समझ में आया? होते हैं ना ऐसे लोग बहुत, कई बार आपके साथ, कि भैया हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हमारा बिजनेस में हिस्सा है, हम कैपिटल लगाएंगे, हम पार्टिसिपेट भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे बिजनेस को चलाने में, पर ओपनली इन पब्लिक इन जनरल हमारा नाम नहीं आना चाहिए। क्या हम इस बात से क्लियर हैं? यस सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसके साथ, और आगे चलेंगे नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल वर्ड तो देखो इतना अच्छा है कि हम इसे पहले ही पढ़ चुके हैं। याद है आपको नॉमिनल हमने कहां पढ़ा था, कहां समझाया था आपको? मैंने समझाया था नॉमिनल वर्ड सर आपको वो अकाउंट में, अकाउंट्स में। नॉमिनल की हिंदी मैंने क्या ब्रिटिश बोल, अकाउंट में, ब्रिटिश में। हाँ ब्रिटिश सिस्टम में समझाया था। नॉमिनल एक सिंगल पर्सन होता है। नहीं, नॉमिनल कोई सिंगल पर्सन नहीं होता। मैंने बताया था नॉमिनल का हिंदी बताया था आपको, एक हिंदी में। नाम मात्र के लिए। हाँ बिल्कुल, नाम मात्र के लिए। ये किसी काम का नहीं है, नाम के लिए है बस, ठीक है। इससे कुछ काम नहीं होगा, ये बस नाम के लिए पार्टनर है, बाहर वालों को दिखाने के लिए, समझे? जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, वैसा ही है ये, ठीक है। ये नाम के लिए है। हाथी के जो बाहर वाले दांत होते हैं उनका वो खाने में कोई उपयोग नहीं करता, यूज नहीं करता,
और कोई साइंटिफिकली यूज होता हो तो मुझे पता नहीं, इन जनरल मुझे लगता है हाथी उन दांतों का कुछ यूज नहीं करता, तो केवल नाम के लिए है। तो ये पार्टनर्स भी केवल नाम के लिए है, दिखावे के लिए हैं। ऐसा क्यों किया जाता है वो समझेंगे, बट एक बार इसे गो थ्रू करें। नॉमिनल पार्टनर्स आर नॉट रियल पार्टनर्स, नाम के लिए है, वास्तविकता में पार्टनर नहीं है। इन रियलिटी दे आर नॉट पार्टनर्स इन द फर्म, दे डू नॉट कंट्रीब्यूट। भाई पार्टनर नहीं है तो क्या कैपिटल देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। पार्टनर नहीं है तो क्या पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्या उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी? जब पार्टनर ही नहीं है तो लायबिलिटी अनलिमिटेड होने का सवाल ही नहीं उठता। लायबिलिटी ही नहीं होगी तो अनलिमिटेड या लिमिटेड की बात भी नहीं आती। ठीक है, क्या उन्हें हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में? वो भी नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि वो पार्टनर ही नहीं है इन रियलिटी। ठीक है, आओ। नॉमिनल पार्टनर ओनली लेंस हिज नेम एंड रेपुटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं ये व्यक्ति अगर हमारे नाम के साथ जुड़ जाए तो हमारा नाम, मतलब बहुत जल्दी लोग हम पर विश्वास करना शुरू करेंगे। ठीक है, समझते हैं? ऐसा होता है कई बार बिजनेस में या रियल लाइफ में भी होता है। कई बार हम कहते हैं ये व्यक्ति हमारे साथ चल ले ना, जैसे आपके घर में बात करें, आपका कोई दोस्त हो सकता है जो बहुत अच्छा है पढ़ने में या बहुत अच्छा बच्चा है, और जो बदमाश वाला बच्चा कहता है एक बार यार तू साथ चल मेरे, नहीं तो घर वाले बहुत पीटेंगे। ठीक है, आप लेट हो गए या खेलने चले गए थे, ऐसी सिचुएशन आती है ना। यानी जिसकी रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में, जिसकी गुडविल अच्छी है, उसका नाम अगर आपके साथ जुड़ जाए, वो आपके साथ चल दे, तो आपका नुकसान नहीं होता, आपको फायदा ही फायदा होता है। तो ऐसे लोगों को आप सर जोड़ने ये जो कंपनी मतलब पार्टनरशिप में उसका नाम लिखवाती हैं, तो ये फीस नहीं लेते क्या कुछ रुपए वगैरह जिनका नाम लिखवाया जाता है? बिल्कुल लेंगे साहब, नाम दे, अब वो डिपेंड करता है देने वाले पर। इन जनरल तो फीस लेनी चाहिए, पैसे लेने चाहिए। ठीक है, कोई अपना नाम आपको दे रहा है, जैसे मानो ये बड़े बड़े स्टार्स हैं, ये एम्बेसडर बनते हैं, स्पॉन्सरशिप लेते हैं जैसे। ठीक है, जैसे मानो अब किसकी बात करें, बहुत सारे हैं, XYZ में अमिताभ बच्चन है लेट्स सपोज, वो काफी कंपनीज के एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपना नाम जोड़ते हैं उनके साथ, तो उसके बदले में वो उनसे फीस चार्ज करते हैं। बिल्कुल करेंगे। ये कुछ ऐसा ही है, नाम जोड़ना केवल बाहर वालों को दिखावे के लिए, केवल कि हाँ ये हमारे साथ हैं। वो बोल देता है कि साहब अपना ही बिजनेस है, टेंशन नहीं लो, आप इनके साथ काम करो, बस इतना बोलना है उसको, और उसके वो चार्जेस तो लेगा। सिर्फ वन टाइम फी होती है या फिर रेगुलर भी हो सकती है? डिपेंड्स अपॉन द नेचर, डिपेंड, ये दोनों चीज हो सकती है, वन टाइम भी हो सकता है। लेट्स सपोज आप एक बार के लिए किसी आदमी को ले गए, आपने बोला भाई, जैसे आप घर में बोलो, आपने अपने दोस्त को बोला ठीक है मैं तुझे चॉकलेट खिला दूंगा या पेप्सी पिला दूंगा, जो भी आपका ट्रीट रही होगी, या बर्गर खिला दूंगा, एक बार के लिए चल ले, देन इट इज अ वन टाइम। आप कहें नहीं हमेशा चलना है और जब भी चलेगा तुझे ये चीज दूंगा, या एक ही बार दूंगा पर चलना हमेशा है। तो डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन टू सिचुएशन, वो कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात बहुत जरूरी है यहाँ पर वो समझनी ये है, क्योंकि ये बाहर वालों को बोल रहा है कि देखो साहब आप इनके साथ काम कर लो, मेरी जिम्मेदारी है। सो आउटसाइडर्स के लिए उसकी लायबिलिटी है, कल को कुछ गलत होता है देन द आउटसाइडर कैन क्लेम। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट बात है, वो देखो मैं यहाँ आपको मार्क करा देता हूँ, लिखी भी होगी यहाँ पर। ये रहा, that nominal partner is liable to outsiders for the debts which outsiders have given to the firm। मानो एक व्यक्ति ने इस नॉमिनल पार्टनर के विश्वास करके फर्म को लोन दे दिया, अब फर्म ये लोन नहीं चुका पा रही, तो उस व्यक्ति ने किस पर विश्वास किया था? नॉमिनल पार्टनर पर विश्वास करके दिया था कि ये अच्छा आदमी है, इसके पास कोई दिक्कत नहीं है, ये झूठ नहीं बोलता, ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, और ये पैसे चुका देगा। अब उसके बिलीफ पर अब जब थर्ड पार्टी ने, आउटसाइडर ने लोन दिया है, देन ही विल बी द लायबल पर्सन, उसे चुकाना पड़ेगा ये। अब वो फर्म से ले कैसे करे वो उसकी सिरदर्दी है, बट क्योंकि उसने अपना नाम दिया है तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब आइए, अब ये नॉमिनल पार्टनर दो टाइप के होते हैं, नॉमिनल पार्टनर दो टाइप के होते हैं, ध्यान से समझना। एक बाय एस्टोपल, क्या होता है बाय एस्टोपल?
एंड बाय होल्डिंग आउट, होल्ड करना मतलब बताना। बाय एस्टॉपल मतलब क्या होता है, सुनिए जी मैं समझाता हूं, आप रीड कीजिए मीन टाइम। आप भी कहेंगे सर आप पानी वानी बहुत पीते हैं, बीच बीच में गले में पेन होता है बेटा, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज का मुझे, ठीक है। हाँ, द पर्सन हु एक्सेप्ट्स दैट ही इज अ पार्टनर, ये एक्सेप्ट करता है कि ये पार्टनर है, खुद एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, बाय हिज ओन वर्ड्स और कंडक्ट, या तो बोलकर या ऐसा काम करके, कंडक्ट भी हो सकता है, उसकी हरकतों से लग रहा है कि वो पार्टनर है, उसने ऐसा काम किया, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, बाय एस्टॉपल। एग्जाम्पल देखिए, इफ मिस्टर एक्स एक्टिव पार्टनर हैं, applies for a loan and Mr. A, who is not the partner, requests the financier to give loan to the firm as he is also a partner in that firm, तो वही बात हो गई है, ठीक है, उसने क्या बोला, मैं भी पार्टनर हूं, as he is also the partner, तो क्या हो गया, बाय एस्टॉपल हो गया। एंड बाय होल्डिंग आउट से क्या होता है, सुनिए, डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, वो ये नहीं कहता कि मैं पार्टनर हूं, but who does not object when others call him as a partner, वो ये तो नहीं कहता कि मैं पार्टनर हूं, पर जब दूसरे कहते हैं कि हमारे पार्टनर है तो मना नहीं करता। लेट्स सपोज ए और बी की पार्टनरशिप फर्म है और एक सी है, बी और सी जाते हैं किसी व्यक्ति के पास लोन लेने के लिए, और बी कहता है साहब लोन दे दीजिए हमें, सी भी हमारे पार्टनर हैं, ठीक है, आप जानते हैं सी को, ये बड़े अच्छे आदमी है, तो आप टेंशन नहीं कीजिए, आपका पैसा कहीं नहीं डूबेगा, बी कह रहा है ये बात, बट सी इसके लिए मना नहीं कर रहा, सी नहीं कह रहा कि मैं पार्टनर नहीं हूं, मेरी कोई गारंटी नहीं है, सी कुछ नहीं कह रहा, चुप है, ठीक है। भाई देखो ये भी तो एक तरीके से एक्सेप्टेंस है ना, जब आप बात को मना नहीं कर रहे, कोई बोल रहा है कि नहीं साहब ये हमारे पार्टनर हैं, और आप कहते हैं, कुछ कहते ही नहीं इस चीज को लेकर, कोई रिएक्शन ही नहीं देते, तो क्या मानेगा दूसरा इंडिविजुअल, ठीक है, यही माना जाएगा ना कि पार्टनर है। और जब आपका इस तरह का एक्ट काम किया, ठीक है, तो आपने क्या किया, बाय होल्डिंग आउट, ठीक है, आप होल्ड कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है, भाई नहीं बोलना ऐसी सिचुएशन में तो भी एक्सेप्टेंस है ना, ठीक है। वैसे हम इस तरह की चीजें जो आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे बिजनेस लॉ होगा, आप जैसे 12th कर लेंगे उसके बाद बिजनेस लॉ है, वहां पे इन चीजों को और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे आपके साथ, ठीक है। आइए सॉरी, हाँ जी, तो बात समझ में आई इसमें, इसमें वो बोलता है मैं पार्टनर हूं, इसमें बोलता नहीं है बट मना नहीं करता, ठीक है, होल्डिंग आउट में वो जो कोई बात कहता है उसकी बात को वो होल्ड कर लेता है, हाँ ओके डन, ठीक है। माइनर पार्टनर, माइनर पार्टनर क्या होते हैं, नॉमिनल पार्टनर की बात खत्म हो गई, माइनर पार्टनर कौन होता है, ठीक है, माइनर इज अ पर्सन हु इज नॉट ऑफ अ मैच्योरिटी लेवल, जैसे बच्चे होते हैं ना, नाबालिग जिसे कहते हैं, दैट कैन बी टर्म्ड एज माइनर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, माइनर कहते हैं। नाउ माइनर ना परमिट नहीं किया जाता टू बिकम अ पार्टनर, minor is not permitted to become a partner, he can only be admitted to the benefits of the firm, एक नई फर्म में आप पार्टनर बनाना चाहे माइनर को नहीं बना सकते, बट मान लो कि एग्जिस्टिंग फर्म है, लेट्स सपोज एक फादर है, उनकी डेथ मतलब एक इंडिविजुअल है, उनकी डेथ हो गई, तो उसका जो बेटा है उसे हम कहेंगे ठीक है इसका प्रॉफिट का हिस्सा दे देंगे इसको, बट लॉस होगा तो नहीं, उसको केवल बेनिफिट दिए जा सकते हैं एग्जिस्टिंग फर्म में, वो भी नई फर्म में नहीं, तो माइनर को एडमिट किया जा सकता है केवल प्रॉफिट्स के लिए, और नई फर्म में तो एडमिट किया ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। वो कोई कैपिटल नहीं लगाएगा, ना ही वो पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, क्योंकि उसे तो प्रॉफिट में हिस्सा मिलना है, लॉस में तो मिलना ही नहीं है, ठीक है। आउटसाइडर्स को इज लायबल टू आउटसाइडर कब है लायबल, सुनिए, ही डज नॉट गेट एनी शेयर इन लॉस, ही गेट्स ओनली शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। लायबल टू आउटसाइडर्स का मतलब क्या है, समझिए ध्यान से आप, लायबल है आउटसाइडर्स के लिए, तो बाहर के लिए, क्योंकि पार्टनर है ना, हमारे यहाँ पार्टनर है, तो बाहर की अगर कोई लायबिलिटी आती है तो उसमें इसको हिस्सा देना पड़ सकता है, ठीक है।
नाउ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, जब एज ऑफ मेजोरिटी वो अटेन कर लेगा, ठीक है, जब बालिग हो जाएगा वो, ठीक है, देन द माइनर हैज टू गिव अ पब्लिक नोटिस स्टेटिंग वेदर ही विल रिमेन एज अ पार्टनर इन द फर्म और नॉट। तो एक पब्लिक नोटिस वो देगा जिसमें उसे बताना पड़ेगा कि अब वो पार्टनर रहना चाहता है इस बिजनेस में, इस पार्टनरशिप में या नहीं, ठीक है। इफ ही डज नॉट गिव एनी नोटिस विद इन द पीरियड, ठीक है, देन ही विल बी डीम्ड टू बिकम ए एक्टिव पार्टनर, ठीक है। अगर वो कुछ नहीं नोटिस देता इस तरह का, तो उसे मान लिया जाएगा, एक टाइम दिया जाता है, इतने दिन के अंदर नोटिस देना है, अगर वो नहीं देता नोटिस तो मान लिया जाएगा कि वो पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर। और उस समय जब एक्टिव हो जाएगा, पार्टनर बन जाएगा वो, तो उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएंगी, अब अनलिमिटेड हो जाएंगी, एंड विल गेट शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। ये कंपनी ही है, यहाँ पे बिजनेस है या पार्टनरशिप फर्म है, हम बिजनेस की कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, गलती से लिख दिया इन्होंने। नाउ ही विल आल्सो बी अलाउड टू पार्टिसिपेट, अब जो माइनर नहीं है, मेजर हो गया है, ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह एक्ट कर सकता है, तो वो पार्टिसिपेट भी करेगा, प्रॉफिट लॉस में भी हिस्सा लेगा, ठीक है, मैनेजमेंट भी होगा, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएंगे, यानी बाद में तो नॉर्मल पार्टनर की तरह वो एक्ट करेगा, ठीक है। देन अगली बात करें हम लोग, अगला हमारे पास डिफरेंस है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में, एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट और नॉमिनल में डिफरेंशिएट करना है आपने, दैट इज योर होमवर्क। अब अगली बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट आपके साथ कि पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होती है, मैंने ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया था आपको। पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स चाहिए जो कि एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं, ठीक है, टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। नाउ ये जो एग्रीमेंट है, मैंने आपको बताया था ऑरल भी हो सकता है और राइटिंग भी हो सकता है। राइटिंग वाला अच्छा इसलिए है कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो, झगड़ा हो, तो उसे आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जिस लिखित में है, डॉक्यूमेंटेड है। अदरवाइज ऑरल एग्रीमेंट से भी पार्टनरशिप बन सकती है, ठीक है। सो एडवाइस किया जाता है कि रिटर्न एग्रीमेंट हो, ठीक है। और जैसे ही आप ये एग्रीमेंट साइन करते हैं, द पार्टनरशिप फर्म कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। एग्रीमेंट साइन करते ही पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। पर ध्यान रखना, अगर ऑरल एग्रीमेंट है तो भी जिस दिन ये तय हुआ, जिस दिन से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, उस दिन से पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, ठीक है ना। तो कंपलसरी नहीं है, नॉट कंपलसरी फॉर द फर्म टू गेट रजिस्टर्ड। अब फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्या, ठीक है, कंपलसरी नहीं है, बट कराते हैं लोग रजिस्टर, बिकॉज रजिस्टर्ड फर्म गेट सम बेनिफिट्स। रजिस्टर्ड फर्म को क्या है, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड फर्म को नहीं मिलते। ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। एग्रीमेंट भी रिटर्न और ओरल में हो सकता है, बट रिटर्न में क्यों करते हैं, डिस्प्यूट्स नहीं हो फ्यूचर में, ठीक है, कोई ट्रबल ना हो। ऐसे ही रजिस्टर क्यों कराते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड को नहीं मिलते। अब आते हैं बात पार्टनरशिप डीड पर। पार्टनरशिप डीड क्या है, एक एग्रीमेंट इन राइटिंग, जो है पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ और वो लिखित में हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप डीड। तो क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होती है पार्टनरशिप की, ठीक है। और यही पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड कहलाता है, ठीक है। एक स्टाम्प पेपर पे आप इसे लिख सकते हैं, जिसमें रूल्स रेगुलेशंस होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे इन राइटिंग, ठीक है। आइए, उसके बाद इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज भी होंगे कि क्या पार्टनर्स की राइट्स होंगे, क्या उनके ड्यूटीज होंगे, और कुछ और भी कॉमन चीजें लिखी होती हैं पार्टनरशिप डीड में, जैसे फर्म का नाम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, पार्टनर्स का नाम क्या होगा, नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस करेंगे, हमारा ऑफिस कहां पर होगा, कौन कितनी कैपिटल लगा रहा है ये लिखा होगा, प्रॉफिट कैसे शेयर किया जाएगा ये बात लिखी जाएगी, क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज है पार्टनर्स की ये लिखा जाएगा, अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन किए जाएंगे ये भी लिखा जाएगा। अगर हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना है उनकी कैपिटल पर, तो पे करना है या नहीं करना लिखा जा सकता है, करना है तो किस रेट से पे करना है ये भी लिखा जा सकता है। इंटरेस्ट, अगर वो कोई ड्राइंग्स वगैरह कर रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो किस रेट से लगेगा ये भी लिखा जाता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सैलरी वगैरह अगर पे करनी है तो कितनी होगी ये भी लिखा जाएगा, ठीक है। रिटायरमेंट या डिसोल्यूशन होना है अगर फर्म का, बिजनेस का, तो किस तरीके से होगा वो भी लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखें सॉल्विंग डिस्प्यूट्स।
किस तरीके से डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाएगा वो भी लिखा जा सकता है। ये जनरल चीजें हैं जो पार्टनरशिप डीड के अंदर हो सकती हैं, ठीक है। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर, पार्टनर ने अगर बिजनेस को कोई लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को तो उस पर इंटरेस्ट देना है नहीं देना है उसकी बातें भी होंगी, ठीक है। वैसे इसके ऊपर अकाउंट्स में हमारे पास चैप्टर है क्लास 12th में, हम डिटेल में जाएंगे वहां पर, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा हूं कि हमें फायदा मिले। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, मैंने बताया था पार्टनरशिप का हम रजिस्टर करा सकते हैं, अनरजिस्टर्ड को बेनिफिट नहीं मिलते जो कि मिलते हैं रजिस्टर्ड को। तो अगर रजिस्टर नहीं कराते तो ये नुकसान है, कंसिक्वेंसेस है नॉन रजिस्ट्रेशन के। तो अगर ये नुकसान है तो रजिस्टर करा लोगे तो ये फायदे बन जाएंगे, ठीक है। जैसे अनरजिस्टर्ड फर्म कैनॉट फाइल केस अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म, अनरजिस्टर्ड तो नहीं कर सकता पर अगर रजिस्टर्ड होता तो केस फाइल कर लेगा। तो ये बेनिफिट बन जाएंगे कब, अगर आपने रजिस्टर कराया है, और नहीं रजिस्टर कराया तो आपके लिए नुकसान है। देन यू ऑल हैव टू गो थ्रू दीज 4 पॉइंट्स, ठीक है। इजी पॉइंट्स है, नहीं समझ में आए तो कोई मुझे बताओ, आप रीड कर लो इनको एक बार। बताइए जी। सर थर्ड पॉइंट बताओ एक बार। थर्ड पॉइंट बता दूं, ठीक है। थर्ड पॉइंट बता देता हूं मैं। अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल सूट, यानी केस फाइल नहीं कर सकते अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी और आउटसाइडर फॉर रिकवरी ऑफ क्लेम। मानो कोई पैसा आपका खा गया, ठीक है, अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो क्लेम किया जा सकता है, और अनरजिस्टर्ड है तो क्लेम फाइल नहीं, सूट केस फाइल नहीं कर सकते आप, ठीक है, आउटसाइडर्स के अगेंस्ट में। उनसे आपने कोई पैसा लेना है लेट्स सपोज, और वो पैसा दे नहीं रहे हैं, अब क्या करें भाई, केस फाइल करें कोर्ट में, झगड़ा थोड़ी ना जाकर बंदूक लेकर पहुंच जाएंगे पैसे दो, ऐसा तो होना नहीं है, लीगल टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद है प्रोसीजर, ठीक है, कि प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का। तो ये प्रोसीजर वाला पार्ट जो है ना, ये आपका होमवर्क है। जो प्रोसीजर है ये इजी है, हम ऊपर वाली चीजों से रिलेटेड है तो आपने खुद पढ़ना है प्रोसीजर वाला पार्ट। और इसके बाद आई बिलीव पार्टनरशिप वाला पार्ट तो हमारा खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ये भी आपका होमवर्क है जी, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। और ये भी होमवर्क है, पार्टनरशिप के बीच में और एचयूएफ के बीच में जो डिफरेंसेस हैं ये भी आपने करने हैं। इनमें से जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आएगा प्लीज लेट मी नो, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको क्लास में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम करेंगे अगली क्लास में कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहां तक मुझे बताइए, कुछ पूछना हो, और टाइम भी बता सकते हैं अभी कितना टाइम बच गया है मुझे। टाइम अभी 1 मिनट भी नहीं बचा पूरा, ठीक है। तो सर रजिस्ट्रेशन में कोई नुकसान होता है जो नॉन रजिस्ट्रेशन में कोई फायदा हो तो? नहीं, रजिस्टर कराने के फायदे ही हैं, नुकसान नहीं है। नहीं रजिस्टर कराने के ये नुकसान बताए उन्होंने। अगर तो फिर सब रजिस्टर करवाते होंगे सर? हाँ, मेजोरिटी लोग कराते हैं, बहुत लोग नहीं भी कराते, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं हमें ये फायदा चाहिए ही नहीं, हम उधार में किसी को कुछ देंगे ही नहीं, कोई हमें क्लेम लेना पड़ जाए ऐसा सिचुएशन ही नहीं लाएंगे हम। तो इस टाइप का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है। देखो जो आपके लिए अच्छा हो सकता है, दूसरा व्यक्ति इसमें कह रहा है ठीक है बढ़िया, आपने क्यों खर्चा करना है खामा